हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे वायुदाब की पेटियों का। बच्चों, हवा में भार व दबाव होता है। प्राचीन काल में मानव इस भार व दबाव को अनुभव न करने के कारण ये समझता था कि हवा में भार व दबाव नहीं होता। परंतु जैसे जैसे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, मानव धीरे धीरे इन सभी का कारण को समझने लगा और वैज्ञानिक उन्नति हुई। अनेकों प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि हवा में दबाव होता है। इस विषय में गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के विचार महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि हवा में दबाव होता है। उन्होंने दो खाली ढक्कन लेकर अंदर की हवा को नली से निकालकर इन दोनों ढक्कनों को आपस में जोड़ दिया। तत्पश्चात दोनों ढक्कन को अलग करने का प्रयत्न किया गया तो वो ढक्कन अलग नहीं हो रहे थे, क्योंकि भारी हवा का दबाव उन ढक्कनों पर दोनों तरफ से पड़ रहा था। इससे सिद्ध हो गया कि हवा में दबाव होता है। दबाव को मालूम करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाने लगा और मिलीबार इकाइयों द्वारा मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा दबाव प्रदर्शित किया जाने लगा। धरातल पर कहीं भी वायुदाब एक समान नहीं है। ये वायुदाब कई बातों पर से प्रभावित होता है, जैसे वायुदाब की ऊंचाई, तापमान, जलवाष्प, पृथ्वी की परिभ्रमण गति आदि। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में शीघ्रता से कमी होती जाती है। वायुमंडल के निचले भागों में वायुदाब अधिक पाया जाता है। वायुदाब और तापमान में घनिष्ठ संबंध होता है। वायु का तापमान बढ़ जाने पर उसका दबाव कम हो जाता है और वायु का तापमान घटने पर उसका दबाव बढ़ जाता है। अतः ये फैलकर इधर उधर चलने लगती है। इससे वायु का दबाव कम हो जाता है। जब तापमान घट जाता है तो वायु सिकुड़कर एक जगह एकत्रित होने लगती है, जिससे वायुदाब बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि थर्मामीटर जितना ही ऊंचा होगा, बैरोमीटर उतना ही नीचा होगा, और थर्मामीटर जितना नीचा होगा, बैरोमीटर उतना ही ऊपर होगा। वायु में जितनी ही जल वाष्प मिली रहेगी, वायुदाब उतना ही कम रहेगा। शुष्क हवा आर्द्र हवा से भारी होती है। वर्षा ऋतु में वायु में जलवाष्प रहने के कारण वायुदाब कम रहता है। इस प्रकार से मौसम के अनुसार वायुदाब घटता बढ़ता रहता है। समुद्र के ऊपर वायु में अधिक भाप मिली रहती है, इसलिए समुद्री हवा का दबाव स्थलीय हवा के दबाव से कम रहता है। वायुदाब पर पृथ्वी की परिभ्रमण गति का भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जो धरातल की समस्त वस्तुओं को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि अधिक ताप के कारण विषुवत रेखा से उठी हुई वायु पुनः मध्य अक्षांशों के निकट नीचे उतर आती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण विषुवत रेखा के समीप वायु केंद्र से दूर हटती जाती है, लेकिन ध्रुवों की वायु केंद्र की ओर खींचती है। इसलिए वायु का अधिकांश भाग मध्य अक्षांशों में
एकत्रित हो जाता है और वहाँ वायु दाब बढ़ जाता है। परंतु विषुवत रेखा के समीप और ध्रुवों पर वायु का दबाव कम होता है। पृथ्वी के गोले पर वायु दाब की 7 पेटियां हैं। उनमें से 4 उच्च वायु दाब की पेटियां हैं और 3 न्यून वायु दाब की। ये पेटियां हैं विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब वाली पेटी, समशीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटियां, उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। तो पहली है विषुवत रेखीय न्यून वायु दाब की पेटी। यह पेटी विषुवत रेखा के समीप 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए यहाँ न्यून वायुदाब पाया जाता है। इस क्षेत्र में गर्म भूमि के संपर्क में आकर वायु भी गर्म और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, इसलिए यहाँ पर निम्न वायुभार पाया जाता है। दूसरी है समशीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। उच्च वायुदाब की पेटियां 30 डिग्री व 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। इस पेटी में वायु सदा ऊपर से नीचे उतरती रहती है और भूमध्य रेखा तापक्रम लेकर गर्म व हल्की हवा इन अक्षांशों में नीचे उतरती है, इसलिए यहाँ पर अधिक वायुभार बन जाता है। नेक्स्ट है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियां। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटियां 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती हैं। इन पेटियों में न्यून वायुदाब पाए जाने के कारण निम्न हैं, जैसे इन पेटियों के दोनों ओर अधिक वायुदाब मिलता है, अर्थात एक ओर 30 डिग्री 40 डिग्री अधिक वायुभार और दूसरी ओर उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। दूसरा, इन पेटियों में स्थित समुद्रों में गर्म जल धाराएं चला करती हैं, जिससे यहाँ तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इन पेटियों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापक्रम कम रहता है, परिणाम स्वरूप यहाँ अधिक वायुदाब पाया जाता है। इससे पहले मैंने जो 30 डिग्री और 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाली पेटी के विषय में चर्चा की थी, उन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में एक व्यापारी अपने जहाज में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया को घोड़े भरकर ले जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समीप मकर रेखा की प्रशांत पेटी में जाकर फंस गया। इसलिए जहाज को बचाने के लिए बहुत से घोड़े समुद्र में फेंक दिए गए। तभी से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहकर पुकारा जाता है। पवनों की दिशा से संबंधित कुछ विद्वानों के सिद्धांत हैं, जैसे फेरेल का नियम। फेरेल महोदय अमेरिका के वैज्ञानिक थे। उन्होंने पवनों के संचालन के विषय में जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे फेरेल का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि हवाएं अधिक वायुभार से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। फेरेल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसके कारण
स्थायी पवनें सीधी न चलकर उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। बाइज-बेलेट के नियम के अनुसार यदि हम जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। सामान्यतः पवनें अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, किंतु पृथ्वी की घूर्ण गति पवनों की दिशा में परिवर्तन कर देती है। पृथ्वी की घूर्ण गति से पवनों की दिशा में विक्षेप होता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन करने वाले इस बल को विक्षेप बल अथवा इस बल की खोज करने वाले विद्वान कोरियोलिस के नाम पर कोरियोलिस बल कहते हैं। इस विक्षेप बल के प्रभाव से धरातल पर चलने वाली पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर वायुदाब की 7 पेटियां हैं। इनमें से 4 उच्च वायुदाब की पेटियां हैं और 3 न्यून वायुदाब की, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। ये पेटियां सूर्य के ताप से प्रभावित होकर कभी उत्तरी गोलार्ध में सरकती हैं तो कभी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर सरकती हैं। इसे ही पवन पेटियों का खिसकना कहते हैं। पवन पेटियों का खिसकना मुख्यतः सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना है। इसके साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण ग्लोब पर एक साथ ताप की प्राप्ति नहीं होती। मार्च के महीने में जब सूर्य की तिरछी किरणें धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होना आरंभ करती हैं तब तथा जून के महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग गर्म हो जाता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दबाव की पेटियां कर्क रेखा की ओर या उत्तरी गोलार्ध की ओर सरकती हैं। सितंबर के पश्चात इसके विपरीत दशा होती है, यानी कि जब सूर्य धीरे धीरे मकर रेखा पर लंबवत चमकना आरंभ होता है तो उस समय अधिकांश भाग गर्म हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध की दबाव पेटियां दक्षिण की ओर खिसकती हैं। इस प्रकार सूर्य की लंबवत किरणों के साथ साथ दबाव पेटियां भी उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की ओर सरकती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।